हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 26 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ रहता है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अगर आपको जानना हो कि इस एग्जाम किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, तो आप कोई भी भारत का एग्जाम देते हैं उसके लिए करंट अफेयर अगर उसमें है तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर भी यूपीएससी का यूपीएससी का अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं, पीसीएस का कहीं का एग्जाम देते हैं, बैंक का कहीं का एग्जाम देते हैं, एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां का एग्जाम अगर देते हैं तो आपके लिए 100% महत्वपूर्ण होगा। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। साथ में आपका स्टैटिक्स और मैप भी कंप्लीट कर दिया जाता है ताकि आपका बैकग्राउंड भी मजबूत होता चले। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आईआरसीटीसी जो है रेलवे का, वो पहल के तहत क्या किया है। पहल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर का यात्रा टूर पैकेज संचालित किया है, वो आपको बताना है। इस किसके तहत शुरू किया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, उमंग। दूसरा क्या है, स्टैंड अप इंडिया है। तीसरा है अमृत भारत है और चौथा क्या है, देखो अपना देश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, देखो अपना देश के तहत आईआरसीटीसी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज का संचालित किया गया है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है उसका, देखो अपना देश है। इसमें क्या होगा कि अपना देश के बारे में, अपना संस्कृति के बारे में दिखाया जाता है। और ये जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों पर शामिल किया जाएगा इस देखो अपना देश के पहल के तहत, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की यात्रा में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और कौन संचालित कर रहा है, तो आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे के है वो करेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाने तो अपना संविधान के पिता इनको बोला जाता है। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया थे। इनका अध्यक्ष कौन थे, अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कोई बोले तो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है। और एक बात और याद रखना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा की पहल है जो अप्रैल 2023 में नई दिल्ली से शुरू होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो पहला है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दूसरा है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है। तीसरा क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। चौथा क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब कि जेएनयू है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, जो इसका यूथ 20 इंडिया समिट का मेजबानी करेगा, ये बात याद रखिएगा। और ये जो है इसमें कितना 62 देशों करीब करीब भाग लिया है, उसमें से 662 देश का जो भाग लेगा उसमें से 600 से ज्यादा अधिक प्रतिनिधि भाग लेगा। ये जो है 25 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसका क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसमें कौन सा मंत्रालय इंडिया की तरफ से काम कर रहा है, तो युवा और खेल का मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। और अभी हम लोग जानते हैं कि G20 का मेजबानी कौन कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है, जो इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है। उसमें क्या हुआ कि जलवायु का जो बात हुआ था, मतलब कि जलवायु पर भी तो बात किया गया था G20 में। उसमें जो क्या था, विषय क्या था, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम में कमी, साधारणता बने जीवन शैली का था। उस पर यह ध्यान केंद्रित करेगा इस योजना के तरफ, ठीक है, ये बात याद रखना है। अगला क्या है, हम लोग इसमें जान लेते हैं कि गुजरात के बारे में। गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। और 1960 ईस्वी में एक और का फॉर्मेशन हुआ था, वो महाराष्ट्र था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अरे यहाँ का सबसे बड़ा सिटी पूछे तो अहमदाबाद है, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ का कैपिटल अगर पूछे तो कहाँ है, गांधीनगर है, ठीक। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 33 यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर अभी गवर्नर कौन है, तो आचार्य देव रत्न है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है। और यहाँ पर सदन कैसा है, तो यूनिकैमरल है, मतलब कि एक सदन वाले ये राज्य है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर असेंबली, मतलब भी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होगा। और विधानसभा का सीट कितना है, तो 182 है। अगर कोई पूछे कि 2 सदन वाले राज्य कितना है, तो 2 सदन वाले राज्य 6 हैं, मतलब 6 हैं 2 सदन वाले राज्य। उसमें क्या होता है कि एक तो असेंबली होता है, एक काउंसिल होता है, ठीक है, मतलब एक विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, ठीक। अगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बारे में पूछे तो यहाँ पर राज्यसभा का सीट 11 है और लोकसभा की सीट 25 है, ठीक है। और गुजरात का अपना हाई कोर्ट है। ये हम लोग जान लेते हैं कि दो राज्य मतलब 2 सदन वाले राज्य कौन कौन है, मतलब 6 है, तो कौन कौन है ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आपका महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है, ठीक है।
तीसरा आपका तेलंगाना है, चौथा कौन है, आंध्र प्रदेश है, पांचवा आपका उत्तर प्रदेश है और छठा कौन है, बिहार है। एक पहले 2019 के पहले क्या था कि आपका जम्मू एंड कश्मीर भी क्या था, 2 सदन वाले राज्य था। लेकिन क्या हुआ कि 2019 को में क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को इसको तोड़कर क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में। तब से यहाँ पर 2 सदन जो था वो हट गया है। और इसको क्यों हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 370 जो आर्टिकल था संविधान का, उसके तहत जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और बहुत मनमानी करता था। इसी के लिए इसको खत्म करके भारत का जो संविधान है उसको वहां पे लागू कर दिया गया, ताकि अखंड भारत का निर्माण बना रहे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर गुजरात के बारे में आपसे पूछे कि गुजरात किससे किससे मैप बाउंड्री टच करता है, तो पहले स्टेट के बारे में देखें तो ये आपका करता है इधर राजस्थान से, इधर करता है मध्य प्रदेश से, इधर करता है महाराष्ट्र से। ठीक, ये बात याद रखिएगा। एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है जो अपना सबसे गहरा मित्र माना जाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इधर ये दादर नगर हवेली है। ठीक है, इधर क्या है आपका अरेबियन सी है, जो किसका पार्ट है, आपका इंडियन ओशियन का पार्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का चांसलर कौन है। एक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2 दिनों के लिए इंडिया में आने वाले हैं, मतलब आए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन का यात्रा की करे कोई भी देश का मेन आदमी, जैसे कि यहाँ का प्रधानमंत्री कहीं जाए तो वहां के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह क्या के लिए इंडिया में अगर ये आए हैं जर्मनी का चांसलर, तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगेगा आपका क्वेश्चन की स्टैटिक्स है, लेकिन क्या है कि करंट में बना था इसलिए पूछ लिया। जैसे कि अलवेद फतह अल सीसी जो है इजिप्ट का क्या है प्रेसिडेंट है, वो 26 जनवरी पर क्या थे, गेस्ट के रूप में आए थे। वो क्वेश्चन बनेगा तो क्या आप सोचिएगा कि करंट अफेयर नहीं था, वो एक्चुअली करंट अफेयर में ही था, लेकिन क्या होता है कि स्टैटिक्स के रूप में पूछ लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ओलाफ सोल्ज है, दूसरा क्या है कार्ल नेहमर है, तीसरा क्या है जेरेमी हंट है, और चौथा क्या है मैरी साइमन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ओलाफ सोल्ज है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं, अभी बोले कि आपका कि 25 फरवरी को भारत ये आएंगे 2 दिवसीय के लिए, 2 दिन के यात्रा पर ही आएंगे। वो कहाँ आएंगे, तो दिल्ली में आएंगे, क्योंकि अपना दिल्ली कैपिटल है, और वो क्या है जर्मनी के चांसलर है। ठीक, यहाँ का जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास सारा पावर होता है, ठीक वहीं पर क्या होता है जर्मनी में चांसलर के पास सारा पावर होता है। उनका नाम क्या है, ओलाफ अस्लोज है, ये बात याद रखिएगा। स्कोल्ज है, ये बात याद रखना है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या करेंगे कि विकास और विश्व शांति के बारे में प्रासंगिक बात करेंगे, ताकि हम लोग जानते हैं कि अभी यूक्रेन वार भी फैला हुआ था। और दूसरा बात क्या है कि हम लोग डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी, बुनियादी डेवलपमेंट पर भी, सारे पर बात करेंगे, ताकि अपना भी देश का क्या हो, विकास हो। ठीक है, अगर जर्मनी के बारे में पूछे तो यहाँ का कैपिटल कहाँ है, तो बर्लिन है, बर्लिन जानते हैं आप। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो कौन सा है, जर्मन है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, तो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। ठीक, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रैंक वाल्टर है। लेकिन सारा पावर किनके पास होता है, तो चांसलर के पास होता है, जो अभी अपने देश में आएंगे। अगर जर्मनी के बारे में पूछे कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है, ये बात याद रखिएगा। तो जर्मनी इधर करता है नीदरलैंड से, ऊपर किससे करता है, डेनमार्क से, इधर करता है आपका पोलैंड से, इधर करता है चेक गणराज्य से, यहाँ पर करता है ऑस्ट्रिया से, यहाँ पर करता है स्विट्जरलैंड से, यहाँ पर करता है फ्रांस से, और यहाँ से पर करता है बेल्जियम से। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, उससे भी बाउंड्री टच करता है। यहाँ पर करेंसी अगर पूछे तो क्या चलता है, यूरो करेंसी चलता है, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन में क्या है कि 27 टोटल देश है, पहले 28 था, जो यूके था वो अभी निकल गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तभी यहाँ पर क्या होता है कि सारे कंट्री में कौन सा करेंसी चलता है नॉर्मली, तो यूरो चलता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर में बाल्टिक सी से बाउंड्री टच करता है, इधर नॉर्थ सी है। ठीक, इतना बात तो याद ही रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये आपको बताना है। पहला है सदीक अली, दूसरा क्या है विश्वभूषण हरिचंदन, और तीसरा क्या है आपका जगमोहन मल्होत्रा, चौथा क्या है रामकृष्ण त्रिवेदी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन जो है क्या हुए हैं कि 9वें राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ का शपथ लिए हैं। ठीक है, ये पहले कहाँ के थे, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि देखो राष्ट्रपति क्या होते हैं कि राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जो है
वो क्या किए हैं, बहुत सारे राज्य का राज्यपाल का बदली किए हैं और बहुत सारे को चेंज किए हैं। तो ये जो है एक छत्तीसगढ़ का भी राज्यपाल को चेंज किए हैं। जो 9वें राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, तो विश्वभूषण हरिचंदन बने हैं और ये 23 फरवरी को रायपुर के राजभवन में क्या किए हैं, शपथ लिए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने इनको शपथ दिलाए हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर योग्यता पूछे कि राज्यपाल के योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये हम लोग जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत इनको नियुक्ति किया जाता है। तो आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 157 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, जिसमें योग्यता कितना होना चाहिए, कितना अनिवार्य होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा, क्या ऐसे एक मान लिया जाए कि कोई एग्जाम आदमी देता है तो उसमें तो एक योग्यता होता है कि इतना होना चाहिए। तो राज्यपाल किसी स्टेट का राज्यपाल बन रहा है, गवर्नर बन रहा है, तो उसके लिए तो कोई ना कोई योग्यता होना ही चाहिए। तो क्या योग्यता होना चाहिए, तो इनको तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल उम्र पूरा होना चाहिए। ठीक है, इनको ना तो कहीं संसद का, ना मतलब कि संसद का, ना ही राज्य विधानसभा का सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ना ही किसी लाभ पद पर क्या होना चाहिए, इनको आसीन होना चाहिए। मतलब कि कोई भी ये जॉब ना कर रहे हो, कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो उसको, मतलब अगर आप कर्मचारी भी रहिएगा छोटा तो आप लाभ पद पर है, लेकिन मंत्री हैं तो आप लाभ पद पर नहीं है, ऐसा अपना संविधान कहता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मतलब कोई भी आप लाभ पद पर ना हो, सिंपल सी बात याद रखिएगा। और वो विधानसभा के सदस्य चुने लायक योग्यता होना चाहिए। इनको एक हटाने की बात किया जाता है कि कौन इनको हटा सकता है। तो इस संविधान में अपना जो है कोई मतलब कहीं भी राज्यपाल को हटाने का कोई भी नियम नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। बहुत सारा सुनते होंगे कि राज्यपाल है जो अपना त्याग पत्र दे दिए, इनको त्याग पत्र दिलाया जाता है एक्चुअली प्रेशर दिवा के। ठीक है, ये देते नहीं है, देना भी नहीं चाहता है बहुत आदमी, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो कहीं पर संविधान में इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। सिंपल सी बात याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछे तो ये छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, इसका राजधानी पूछ ले आपको, कैपिटल कहाँ है, तो रायपुर है और सबसे बड़ा सिटी भी रायपुर ही है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 33 है। ये सेंट्रल इंडिया का भाग है, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर अभी गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन जो बने हैं अभी। और यहाँ पर क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेश बघेल यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर सदन कैसा है, तो एक सदन है, यूनिकैमरल है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली होगा। ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछे तो यहाँ पर क्या है, राज्यसभा का कितना सीट है, तो 5 है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो 11 यहाँ पर लोकसभा का सीट है। यहाँ पर बिलासपुर में क्या है, छत्तीसगढ़ का अपना हाई कोर्ट है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा बात हम लोग जान लेते हैं कि संसद किससे किससे मिलकर बनता है, क्योंकि संसद बार बार आ रहा है। तो संसद आपका किससे किससे मिलकर बनता है, एक तो लोकसभा उसमें होता है, एक राज्यसभा होता है, और एक क्या होता है, अपना प्रेसिडेंट होते हैं। ये 3 को मिलकर क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। ठीक, ये बात याद रखना है। चलिए अगला को, मतलब कि अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ ले कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो इधर आपका मध्य प्रदेश से करता है, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। दूसरा क्या होगा कि इधर यूपी से बाउंड्री टच करता है, यहाँ पर झारखंड से करता है, यहाँ पर उड़ीसा कैसे करता है, और एक यहाँ से तेलंगाना से करता है, यहाँ आंध्र प्रदेश से करता है। ये बहुत ज्यादा मैप में एक गलती दिया रहता है कि तेलंगाना जो है किससे, मतलब ओडिशा से बाउंड्री टच करता है, एक गलत दिया हुआ रहता है। एक्चुअली तेलंगाना जो है ओडिशा से बाउंड्री टच नहीं करता है, बहुत सारे मैप में दिया हुआ था, लेकिन वो गलत है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 24 फरवरी 2023 को नौसेना में शामिल किए गए नए स्वदेश निर्मित मिसाइल कम एम्यूनिशन वार्ज का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका AR-75, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका नेवल डक यार्ड है, या सैन मैरिन है, या बिस्टल नाव है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, AR-75 है। ये कहां पर कमीशन किया गया है, तो विशाखापट्टनम में, मतलब आंध्र प्रदेश में एक कमीशन किया गया है। और इसका कमीशन करने वाले कौन है, तो रियल एडमिरल संदीप मेहता है, ये बात याद रखिएगा। और 24 फरवरी 2023 को भारतीय नौसेना में क्या किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है, मिसाइल कम एम्यूनिशन का नाम क्या है, AR-75 है इसका नाम है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जो है
लागू होने का बहुत साल हो गया। और ये किस लिए किया गया था, तो किसान को क्या किया जाता था कि एक साल में 6,000 रुपया देने के लिए हुआ था, जो 3 किस्तों में दिया जाता है। एक साल में 3 किस्तों में क्या दिया जाता है, 6,000 रुपया दिया जाता है, ताकि वो अपना बीज, जो मतलब कि सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खाद लेते हैं और सिंचाई करते हैं, उसमें खेती में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, और ताकि वो खेती आसानी से कर सके, उनको कुछ मदद मिले। ठीक है, तो पहला है 1 साल पूरा होने वाला, या 8 साल पूरा होने वाला, या 4 साल पूरा होने वाला, या 10 साल पूरा होने वाला। तो ये 4 साल पूरा होने वाला है। ये 24 फरवरी 2019 को क्या किया गया था, शुरू किया गया था, जिसमें क्या था कि पहले तो शुरू में क्या हुआ था कि छोटे किसानों को, जिनके पास 2 हेक्टेयर से क्या था जमीन कम था, उनको 6,000 रुपया देना था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि सभी किसानों को 6,000 रुपया देने लगे, और ये जो है 3 किस्तों में, याद रखिएगा कितने किस्तों में, 3 किस्तों में, एक साल में मतलब 3 किस्तों में आपको 6,000 रुपया मिलेगा, 2-2 हजार कर। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, और ये 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े एकल विद्युतीय प्रदर्शनी इलेक्रामा के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नरेंद्र मोदी, दूसरा क्या है, आर.के. सिंह, तीसरा क्या है, अमित शाह, चौथा कौन है, विवेक कुमार देवागन। तो इसका सही उत्तर क्या है, आर.के. सिंह के द्वारा ये 15वें संस्करण दुनिया का सबसे बड़े एकल विद्युतीय प्रदर्शनी इलेक्रामा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और इसका कितना नंबर का संस्करण है, तो 15 नंबर का संस्करण है। ये क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा बिजली केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं अपने आर.के. सिंह, स्टेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्री जो है वो आर.के. सिंह है, इसका उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा में। ये जो है 18 फरवरी से 22 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के किसके नेतृत्व में 7 सचिवों के सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राजीव गौबा, चौथा क्या है, पी.के. मिश्रा, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सुनील कुमार गुप्ता, और चौथा ऑप्शन क्या है, प्रदीप कुमार सिन्हा। कोई भी सचिव के अंदर कोई कमेटी बनता है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नरसिम्हन कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी जो कमेटी है, कालेकर कमेटी है, ये सब जो कमेटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक उसी तरीका से एक मिशन कर्मयोगी के लिए एक कमेटी बना है, और उस कमेटी का कोई ना कोई एक हेड होंगे, तो किनके अंतर्गत किया गया है, किनके अंदर ये काम करेगा इस कमेटी, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मतलब तो बता दिए हैं कि राजीव गौबा है, दूसरा क्या है, पी.के. मिश्रा है, तीसरा सुनील कुमार गुप्ता है, चौथा क्या है, प्रदीप कुमार सिन्हा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, राजीव गौबा के अंतर्गत एक क्या किया गया है कि इस पैनल का निर्माण किया गया है। और इसमें कितने सचिव रहेंगे, तो 7 सचिव रहेंगे, और जो है राजीव गौबा जो है अपने कैबिनेट का सचिव है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो कर्मयोगी का शुरू कब किया गया था, तो 2020 को 2 सितंबर 2020 को ये शुरू किया गया था। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो अपने जो प्रधानमंत्री हैं जो भी रहेंगे वो ही करेंगे संचालित। और कौन है, तो नरेंद्र मोदी ये है, इनके अंतर्गत अभी संचालित होगा। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो इसका क्या हो जाएंगे, उनके अंतर्गत ये संचालित होने लगेगा। तभी कौन है प्रधानमंत्री के सीट पे, तो नरेंद्र मोदी है, तो उनके अंतर्गत संचालित होगा, उनके नेतृत्व में संचालित हो रहा है। मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका एफिशिएंसी को बढ़ाना है। क्या होता है कि 10 बजे से टाइम है, कोई आदमी है जो 11 बजे आ रहा है और 2 बजे ही घर चल जाता है, तो ये सब क्या करना है, ये सब को खत्म करना है। ठीक है, और असमानता को खत्म करके समानता लाना है, और साथ में क्या करिएगा, पारदर्शी और अकाउंटेबिलिटी को लाना है, ताकि अपना जो देश है, देश का कर्मचारी है, सही से काम करेंगे तभी आगे डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जस्टिस सोनिया गोकानी हाल ही में निम्न में से किस हाईकोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है, ये बात याद रखिएगा। अरे नियुक्त नहीं हुई है, एक्चुअली अभी रिटायर हो गए, 12 फरवरी को नियुक्त हुए थे, अभी क्या हुए कि रिटायर हो गए, तो ये आपको बताना है। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि 12 फरवरी को तो ये नियुक्त हुए थे और अभी क्या हुए, रिटायर हो गए। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि ये पहला बने हैं, किस हाई कोर्ट के हैं ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या है, मद्रास हाई कोर्ट के, या गुजरात हाई कोर्ट के, या दिल्ली हाई कोर्ट के, या बॉम्बे हाई कोर्ट के।
किस हाई कोर्ट का पहला कोई न्यायाधीश महिला बनी है, ये आपको बताना है। तो पहला इसका सही उत्तर क्या है, गुजरात हाई कोर्ट का क्या हुआ कि 12 फरवरी को ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इनको 25 फरवरी को क्या मिला है, अभी रिटायरमेंट मिल गया है। ठीक है, कब मिला है, तो 25 फरवरी को मिला है सोनिया गोकानी का। ठीक है, ये 25 फरवरी को क्या करेंगे, सेवानिवृत्त हो रही हैं। और ये पहली क्या थे, गुजरात हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत के लिए सबसे पहला महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, आपको बताना है लीला सेठ थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक, और ये जो है लीला सेठ जो थे, लंदन बार की परीक्षा में प्रथम स्थान लाने वाला और दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, और साथ ही साथ किसी उच्च न्यायालय में पहली अगर मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन थे, तो लीला सेठ थी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले कि गुजरात हाई कोर्ट के लिए पहला महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सोनिया गोकानी थे। ये बात याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, ये बात याद रखिएगा, एंटी कॉपिंग लॉ। ये क्या हुआ कि अभी बहुत ज्यादा देखते हैं कि एग्जाम में पर्ची आ जाता है या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पहले ही आ जाता है, मार्केट में आउट हो जाता है। तो उसके लिए क्या हुआ है कि एक राज्य है अपना देश का, वो क्या किया है कि इसके विरोधी एक लॉ लाया है। तो कौन सा मतलब स्टेट है जो ये लॉ पेश किया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, केरल है, दूसरा ओडिशा है, तीसरा क्या है, उत्तराखंड है, और चौथा क्या है, कर्नाटक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, उत्तराखंड के द्वारा क्या किया गया है, इसको ये शुरू किया गया है। एक क्या है, नकल विरोधी कानून लाया गया है। यहाँ का जो राज्यपाल है एक अपने अध्यादेश के तहत इसको लाए, क्योंकि 11 फरवरी को क्या हुआ था, परीक्षा भर्ती में, सरकारी परीक्षा भर्ती में पेपर लीक और घोटाला होने के कारण बहुत सारे लड़के क्या हुए कि हिंसक प्रदर्शन करने लगे। इसको देखते हुए वहां का जो राज्यपाल है तुरंत ही अगला दिन क्या किए कि अध्यादेश जारी किए, और उस अध्यादेश में क्या किया गया है कि इसको अगर परीक्षा में कोई गलत काम करता है, नकल विरोधी होता है, तो क्या होगा कि उसको तो दोषी जो पकड़ाएगा 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो देगा, जुर्माना देगा, और उसको साथ ही साथ आजीवन कारावास भी प्रावधान में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस प्रावधान के अंतर परीक्षा को क्यों ऐसा किया गया है, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता बना रहे। ठीक है, असमानता ना फैले। अब परीक्षा प्रश्न पत्रों का खुलासा अगर होगा तो ये सारे दंड आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी ये करे, हम करें, कोई भी आदमी करे, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इससे क्या होगा, परीक्षाएं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बना रहेगा। ठीक, तो इतना बात याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।